यानी कि हमारे पास जो फेजेस है उसमें हमने ये इंटरफेस की बात किया था, राइट। इंटरफेस, और इंटरफेस में हमारे पास देखा था 3 फेज, राइट। पहला हमारे पास G1 फेज। G1 फेज में हमने बात किया था कि आपका जो है ये इसमें कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ होता है, कंटिन्यूअस सेल का ग्रोथ होता है। दूसरी चीज, डीएनए जो है आपका क्या चीज तैयार करता है, मशीनरीज तैयार करता है, प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर सिंथेसिस। अरे डीएनए करता है तो भाई डीएनए तो पहले बोल दिया था मैंने ना, राइट। तीसरी चीज मैंने बोला था यहां पे क्या कर रहा है, तो ये हमारे पास सेल जो है होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जा रहा है। और यहां पे एक चीज और बोला था, सिंथेसिस जो होता है किसका, आरएनए एंड प्रोटीन। ये चीजें हो जाता है किसमें, G1 फेज यानी कि गैप फेज। दूसरा हमारे पास एस फेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फेज, राइट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। और इस सिंथेटिक फेज ये हमारे पास बता दूं आपको सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, यानी कि तीनों फेज में से सबसे बड़ा फेज कौन, एस फेज, राइट। ये वो फेज है जहां पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन है। ये वो फेज है जहां पे डीएनए डबल हो जाता है पर सेल। पर सेल क्या हो जाता है, डीएनए डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। क्रोमोसोमल नंबर क्या हो जाता है, इज दैट क्लियर। अब G1 फेज को हमने बोला था इंटरफेज में, इसको डिफाइन किया था कि इंटरवल बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड माइटोसिस। देखो तो डीएनए रेप्लिकेशन इसी में हो रहा है, तो हमने बोला था ना कि G1 जो है एस और आपका माइटोसिस के बीच वाला आता है, यस नो। यानी हमारे पास यहां पे एक चार्ट बनवाया था, एक चार्ट बनाया था यहां पे, और इसमें हमने बोला था कि ये चीजें जो है हमारे पास ना, ये हमारे पास माइटोसिस है, ये हमारे पास क्या है, माइटोसिस, या फिर हमारे पास एम फेज। ये वाला हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, इंटरफेज। और इसमें हमारे पास 3 चीजें हैं, G1, एस और G2। और मैंने बोला था G1 फेज को डिफाइन कैसे किया था कि इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन बोला था, नहीं तो ये इंटरवल बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड एम फेज यानी कि माइटोसिस। अब मैं एस फेज ना लिख करके मैंने क्या बोला था, डीएनए रेप्लिकेशन। तो मतलब समझ में आ रहा है ना। एक चीज एग्जांपल मैंने अभी दिया थोड़ी देर पहले कि जैसे आपके घर में, आपके घर में जो तेल वो चीज कर निकालने की मशीन है नहीं, और ये क्या बोलते हैं, प्रीतम जी के घर है आटा निकालने की मशीन है, और दोनों के बीच में हमारा घर है ना। तो अगर हमारे घर का लोकेशन अगर कोई पूछे तो आपका नाम कोई कम जानेगा, लेकिन आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उसको ज्यादा जानता है, यस नो। और आप जिस तरह से, तो अगर पूछा जाए कि सर का घर कहाँ है, तो बोलेगा अरे वो तेलावा निकालने वाला, ये आटवा निकालने वाला के बीच घर में है, दोनों के घर के बीच में है, बोला नहीं बोला जाएगा। यानी कि आपकी पहचान आपके वर्क से हुई। ठीक उस तरह से मैंने बोला माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, इज दैट क्लियर। यानी कि एस फेज हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट फेज आपका इंटरफेज का, और दूसरे से हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं पे होता है पर सेल। डीएनए का, ये डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोमल नंबर सेम रहता है, इज दैट क्लियर। तो क्रोमोसोमल नंबर हमारे हमेशा क्या रहता है, सेम है। नहीं, मेरा सवाल ये है, जो लोग भी है कि तुलसी को मैया क्यों बोला जाता है, और
अगर आपकी बात कर ले तो आपने जो बोला है उसके हिसाब से अगर तुलसी को मैया तो पीपल को पापा, बरगद को बाबा और नीम को नाना। बड़ा बढ़िया परिवार हो गया नहीं? गजब वाले भाई। इसको लोगों ने आस्था के सूत्र में बांधा है ताकि इस पेड़ को मत काटा जाए। पेड़ की जब डिफोरेस्टेशन हो रहा था तो साधु संतों ने देखा कि भाई यहां पे आस्था सबसे बड़ी चीज है और भारत में अगर इन चीजों को बचाना है तो आस्था से जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक वो बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने क्या किया, कुछ धागे बांध दिए, कुछ सिक्का चढ़ा दिए वहां पे, और जो भी आप प्रणाम कर लिया, एक को प्रणाम करते देख लिया, काटने वाला खुद ही गया था काटने लेकिन वापस लौट गया। क्यों? क्योंकि भाई भगवा रंग लगाया गया था, है ना। अपने पास एक चीज हमारे पास हो गया, जीवन फेज हो गया, एस फेज हो गया, तीसरा जो हमारे पास है G2 फेज है। लेकिन G2 फेज से जाने से पहले आपको बता दूं कि एस फेज जो हमारे पास है लॉन्गेस्ट फेज है, ये चीज आप जानते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ये भी जानते हैं। पर सेल हमारे पास जो होता है डीएनए डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपका सेम होता है। एक एनिमल सेल में बात कर ले, एनिमल सेल में बात कर ले तो सिंथेसिस जो है कहां से होगा? सिंथेसिस वहां से होगा जहां पे डीएनए होगा। सिंथेसिस वहां से होगा जहां पे डीएनए होगा। अब बढ़िया से बंद कर देना। सिंथेसिस वहां से होगा जहां पे डीएनए होगा, और डीएनए कहां पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। एनिमल सेल में न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए होता है, तो डीएनए का सिंथेसिस जो हो रहा है कहां से होगा? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन डिवीजन अगर बात कर ले, हमारे पास डुप्लीकेशन अगर सेंट्रियोल्स की बात कर लें तो सेंट्रियोल्स कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। सेंट्रियोल्स कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी हैव गॉट द थर्ड इक्वेशन इज दैट इन एनिमल सेल synthesis occurs in nucleus but centrioles duplicates in the cytoplasm. Is that clear? Centrioles duplicates in the cytoplasm. ए भाई मेरे, तू जहां पे रहेगा वही जे ना खाना खाएगा कि तू हमारा घरे आके खाएगा रोज रोज? ऐसा तो नहीं हो सकता है, नहीं होगा ना। यानी कि आप जहां पे रहोगे, जहां पे लाई करते हो, वहीं पे आपका आसन भी होगा, राइट? जो भी काम करोगे वहीं पे करोगे। ऐसा थोड़े है कि एगो काम के लिए हमारे घर दौड़ते होगे, ऐसा तो नहीं है। ये तो इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ये चीज हमारे पास एनिमल सेल में सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, राइट। लेकिन हमारे पास अगर सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन की बात करें, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है तो वो हमारे पास कहां पे करेगा? साइटोप्लाज्म में। कॉमन सेंस की बात है नहीं। ये चीज था हमारे पास एस फेज, खत्म। फर्स्ट ग्रोथ फेज कौन था? जीवन फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज कौन था? जीवन फेज। और सेकंड ग्रोथ फेज हमारे पास है G2 फेज। अब जरा देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पहला जीवन फेज ने क्या किया? सेल को ग्रो कराया, है ना। सेल छोटा सा आया डिवाइड होकर के। एम फेज के बाद तो डिवाइड हो जाता है भाई। तो यहां से हमारे पास आया तो थोड़ा सा बढ़ावल गया। जब बढ़ाया गया तो फिर उसका डीएनए का रेप्लिकेशन कराया गया। डीएनए रेप्लिकेशन कराया कौन? एस फेज। फिर से हमारे पास इसमें डीएनए को डबल किया गया, सारी चीजें किया गया। अब फिर से उसको क्या किया? थोड़ा सा खिला के फिर से दौड़ा जाएगा, भाई इतनी सा और बढ़ जाओ, है ना, थोड़ा सा और बढ़ जाओ। तो बढ़ जाने के लिए हमारे पास किस फेज में आएगा? G2 फेज में। यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज कौन होगा हमारे पास? G2 फेज। दूसरी चीज, यहां पे जो डीएनए का, जो आपका आरएनए का और प्रोटीन का सिंथेसिस हमारे पास जीवन फेज में हुआ था, फिर से कंटिन्यू होगा। यहां पे क्या होगा? कंटिन्यू होगा। यानी कि सिंथेसिस जो हमारे पास फिर से क्या होगा? ये कंटिन्यूज कर जाएगा। अब सर जी ये सारी चीज करने के बाद, सेल ग्रोथ कंटिन्यूज होने के बाद, अब सेल रेडी है माइटोसिस के लिए, यानी कि डिवीजन के लिए, राइट। अब सेल को इंतजार नहीं हो रहा है, अब वो डिवाइड करने के लिए रेडी है। अब उस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां पे वो डिवाइड कर सकता है। यानी कि दूल्हा जो है वहां पे पहुंच गया है जयमाल के पास। भाई अब तो मारवाड़ा डालना पड़ेगा, राइट। अब तो हो ही नहीं सकता कुछ, तिलक भी मिल गया है, सब कुछ मिल गया, अब तो डालना पड़ेगा, वरना कोर्ट कचहरी केस सब होगा।
और डंडा वंडा सो अलग, है ना। अब यहां पे सेल क्या है, डिवीजन करने के लिए रेडी है, रेडी टू डिवाइड। अब इसके बाद हमारे पास आएगा कौन, माइटोटिक फेज, दैट इज माइटोसिस। माइटोसिस फेज में हमारे पास क्या होता है, सेल ऑलरेडी, अब यहां पे सोचने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो लड़का ये क्या बोल जयमाल के पास आ गया, अब उससे पूछना है कि भाई तू राजी है कि नहीं राजी, ये पूछना है नहीं, मतलब समझ रहे हैं। यानी यहां पे आने का मतलब ही है कि भाई उसको डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है, यानी कि सेल इज रेडी। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, सेल डिवाइड करता है, ये ऐसा फेज है जहां पे सेल डिवाइड करता है, मैच्योर्ड होकर के आ चुका है। अब यहां पे एक बात बताओ, यहां पे दो प्रोसेसेस होते हैं सेल डिवीजन में। पहला हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी कि कैरियोकाइनेसिस दो वर्ड से बना होता है, कैरियोन प्लस काइनेसिस, राइट, कैरियोन प्लस काइनेसिस। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और यहां पे मतलब होता है डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा पहला, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस, क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है, साइटोन का मतलब होता है सेल, और काइनेसिस का मतलब होता है यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, राइट। एक जब हमारे पास न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एक जब हमारे पास न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस के डिवीजन होने के एज ए रिजल्ट उसके चारों तरफ जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होते हैं वो भी उसके हिस्से में चले जाते हैं, जो इधर कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं। यानी कि एक सेल जब इस स्टेज में आ गया तो ये तो न्यूक्लियस दिख रहा है भाई कि अब डिवाइड करने वाला है, तो यहां इधर वाला साइटोप्लाज्म इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और इधर वाला इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और एज ए रिजल्ट यहां से सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, राइट। तो ये चीजें हमारे पास होता है किसमें, साइटोकाइनेसिस के बाद। ये यानी कि दो प्रोसेस से हो करके गुजरता है सेल। कुछ ऐसे सेल भी हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे कार्डियक सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, राइट। तो कार्डियक सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, याद रखना, हार्ट के सेल्स आपका नेवर डिवाइड। और कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, कभी कभी डिवाइड करते हैं। और वो भी क्यों डिवाइड करते हैं, मान लो वहां पे डेड सेल्स आ गए, तो उन डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करता है। और कुछ ऐसे सेल्स भी है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है, हमारे बॉडी के जो मसल सेल्स है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है। लेकिन स्किन सेल्स जो बात कर रहे हैं, जो ऊपर वाला जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला जो सेल्स है वो तब डिवाइड करेगा जब वो मर जाएगा, डेड कर जाता है, राइट। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो डिवाइड ओकेजनली करते हैं, ओकेजनली मतलब कभी कभार, टू रिप्लेस द डेड सेल्स, टू रिप्लेस द डेड सेल्स एंड मेक द सेल्स बॉडी एक्टिव। एक्टिव कंडीशन लाने के लिए वो डेड सेल्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करने के लिए वो डिवाइड करते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स है जो डिवाइड करते ही नहीं है, उसका एग्जांपल जीता जागता उदाहरण कौन है हमारे पास, कार्डियक सेल्स या फिर हार्ट सेल्स। ये चीज था हमारे पास माइटोसिस। अब माइटोसिस के अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे भी। माइटोसिस में हमारे पास देखने को मिलेगा यहाँ पे कि साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस हमारे पास, कैरियोकाइनेसिस, इसमें 4 फेज फिर से आएंगे देखने को मिलेंगे, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, ये सारे चीज। एक और कौन होता है, एक और ही होता है मेटाफेज। 4 फेज हमारे पास होता है, ये चारों फेज को हम लोग धीरे धीरे देखने हैं। इतना क्लियर है यहां तक? नहीं एडजस्ट नहीं, आप ना कि किस कंडीशन में आपको सफर करना है। जैसे हमारे पास महीने की जो शुरुआत होती है ना, महीने की शुरुआत, उस दिन तो महीना पैसा आ जाता है, पेमेंट है ना, बाबूजी अपना सरकारी खाता में डाल देते हैं, जितना भी है 5,000 डाला, 6,000 डाला, जो भी है। 2 लोग तो हम लोग तो 5,000 आता था ये, जिसमें 3200 रुपये रूम रेंट था। अब जो लोग कितना वो चीज था, तो अब उतने में सब कुछ करना था। तो वो जब आता था ना, तो उस दिन बड़ी खुशी होती थी भाई, उस समय बहुत हल्ला, पूरा हुल्ला लगता है, पूरा सारा चीज सब कुछ फोड़ देंगे। जिस दिन पैसा आता है, महीने के स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट होता बहुत खुश होता, बहुत खुश होता, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन लास्ट दिन, महीने का लास्ट टाइम पे
दिखता है कि क्या था पहला दिन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पहला दिन एंड लास्ट डे। तो जैसे जैसे चीजें आती है वैसे वैसे हम लोग, तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे ना, उसको संचित रखते थे। संचित मतलब स्टोर करके रखते थे। लिख दिया कि ये सब्जी के लिए है तो उसमें सब कोई टच नहीं, जब भी सब्जी लेके जाना है उसमें से निकाल के लेके जाना है, और जितना बचे उसको ला कर डाल देना है। और अप्रोक्सीमेशन होता था कि 20 रुपए का सब्जी एटलीस्ट लेना है तो लेना है। अगर 8 रुपए का लिया तो अगले दिन आलू लेते थे ना तो वो महंगा हो जाता था ना, ज्यादा हो जाता था, तो उस दिन एवरेज करके रख देते थे फिर से। ये चीज होता था। दाल के लिए कितना रखना है ये चीज है, दाल के लिए अलग रखा गया। अपने पास वो चीज नहीं होता था। सब फल के लिए कितना लेना वो सब चीज एग्रीगेटेड था। अब नहीं ये ऐसा ही कुछ बैग था, और बैग के अलग अलग हिस्सों में एक रबड़ होता था, एक पेपर होता था, और पेपर में रबड़ और पैसे लगा करके पेपर पे लिख दिया करते थे कि ये सब्जी का है, सब्जी, और उसको रबड़ से बाइंड करके और एक जगह रख दिया। अब जब भी वो हाथ लगाएंगे तो वहां पे सब्जी वाला याद है हमें कि कहां से निकलेगा, तो वहां पे निकाल के फिर से उसमें से निकाल के पैसे फिर से वहीं पे डाल दिए। दाल खरीदना है तो दाल का अलग चीज रबड़ वाला बांधा हुआ था, वो वहां से निकालते थे। राइट, सब्जी वाला हो नहीं सकता था कि वो चीज, ऐसा नहीं था कि हमें 100 रुपए इसका 100 रुपए उससे फर्क नहीं पड़ता है। हेर फेर नहीं चाहिए, हेर फेर हमें नहीं चाहिए था, इसीलिए हम लोग क्या करते थे वो चीज रखते थे। अरे बहुत चीज है भाई, बहुत स्टूडेंट लाइफ में बहुत चीज सीखना है, मजा आता है, रुलाता भी है, हंसाता भी है, और बहुत कुछ सिखाता भी है। यही तो है जो मम्मी से इश्क करना सिखा देता है। यही वो स्टेज है जो मम्मी से इश्क करना सिखा देता है, मम्मी से प्रेम करना सिखा देता है। अगर आप जेन्युइनली तरीके से स्टूडेंट लाइफ को ये परसीव कर रहे हो, तो अनुभव कर रहे हो तब। क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल्स हमारे पास, सबसे ज्यादा टाइम का होता था मम्मी के पास कॉल, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, सब्जी बन रहा है, खाना बन रहा है, मम्मी से बात चल रही है, ये सारी चीज होता था। अभी जो रोड पे वाला जो है ना, निब्बा निब्बी वाला नीचे ना चलता है, वहां पे ये चीज चलता था। पूछ ले, जो भी बाहर में पूछ लो, सबसे ज्यादा कॉल किससे बतियाता है, किससे ज्यादा बतियाता है, अगर वो जेन्युइनली वो चीज कर रहा है तो मम्मी से होता है ना, ये चीज है। नहीं, सब्जी बनाते समय हाथ जल गया ना, तो हाथ में अगर एक नाखून भी कट रहा है तो मम्मी नाखून ऐसे काटे हैं, ये भी चलता है। मौसी या मम्मी का जो ये बात होता है ना, जैसे वैसे बेटा और उसकी माँ का होता है, इतना ज्यादा होता है। बेटी और माँ का होता है पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूं। पापा का हमेशा रहता था, क्या बोलते दिन भर बोलते रहता, तो क्या पड़ता होगा, है ना, तो वो चीजें होती थी। अब क्या हमारे पास है, सुन लीजिए, मैंने क्या बोला कि कुछ सेल जो है आपका डिवाइड करता नहीं है, ओकेजनली डिवाइड करता है। तो जो डिवाइड नहीं करता है वो जीवन फेज को नेग्लेक्ट करता है। जो सेल नहीं डिवाइड करता है वो जीवन फेज को क्या करेगा भाई, एग्जिट कर देगा, और वो फिर से एक स्टेज में रीच कर जाएगा, वो इनएक्टिव स्टेज में रीच कर जाएगा, जिसको बोलते हैं G0 फेज। कौन सा फेज, G0 फेज, जिसको बोलते हैं क्वेसेंट फेज। और इसके एक्टिव, इसमें हमारे पास क्या होता है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, हाँ, प्रोलिफरेट नहीं करेगा, यानी कि वो विस्तार उसका नहीं होगा, लेकिन रहेगा जरूर। जैसे हार्ट के सेल्स है, वो बढ़ता नहीं है, बड़ा बड़ा होता है क्या वो चीजें, आपने सुना होगा बॉडी के आपका हड्डी बढ़ गया, हड्डी के सेल्स बढ़ जाते हैं, कभी हार्ट के सेल्स को कभी सुना है कि वो बढ़ गया है, नेवर, वो प्रोलिफरेट नहीं करता है। राइट, G0 फेज में चला जाता है। G0 फेज को हम लोग बोलते हैं क्वेसेंट फेज। वो सेल्स की बात कर रहा हूं जिसमें आपका डिवीजन नहीं हो रहा है, तो वो किस फेज में चला जाता है, जीवन फेज को एग्जिट कर देता है, और वो पहुंच जाता है हमारे पास किसमें, इंटर कर जाता है G0 फेज, दैट इज आपका क्वेसेंट फेज। राइट, और इसमें हमारे पास वो एक्टिव रहता है, ये इनएक्टिव स्टेज है ये, इसमें हमारे पास वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, यानी उसके बॉडी के अंदर, आपको उसके सेल्स के अंदर ये रिएक्शन होंगे, लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं करेगा। जिस तरह से नॉर्मल सेल्स प्रोलिफरेट कर लेता है, जो डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है, वो इस तरह से डिवाइड ये प्रोलिफरेट नहीं करता है, विस्तार नहीं करता है। इज दैट क्लियर? ये चीजें था हमारे पास, पूरा का पूरा विस्तार से बात करेंगे ये माइटोसिस को कल। इट्स ऑल।